ठीक है, मैं आपको एक बार बताती जाती हूँ, थोड़ा स्पीड फास्ट में जाऊंगी, आप देखना। इकोनॉमिक्स सबसे पहले जो टर्म है वो ग्रीक हाँ, ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, विच इज ओइकोनोमोस या ओइकोनेमेन। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमेन का मतलब होता है मैनेजमेंट। इसका मतलब टोटल इकोनॉमिक्स का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, घर संभालना। घर यहाँ पे हमारा देश है, तो एक्चुअली ये कह रहे हैं कंट्री संभालना। हमारी कंट्री में बहुत सारी वेल्थ होती है, लेकिन ये जो भी वेल्थ होती है वो स्कैर्स होती है। कोई भी चीज है हमारे पास वो स्कैर्स है। स्कैर्स वर्ड का मतलब होता है लिमिटेड। तो मतलब हमें कभी को छोड़ के आप कोई भी चीज देखोगे, ऐसा हो सकता है कि ज्यादा है, लेकिन ज्यादा में भी क्वांटिटी लिमिटेड ही होती है हमेशा। तो वहां पे प्रॉब्लम आती है कि भाई चीजें तो बहुत कम है, और हम लोगों को तो ऐसा होता है कि ह्यूमन लाइफ को कि सब कुछ चाहिए हमको, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसका क्या सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, वो सारी स्टडी हमारी इकोनॉमिक्स में आती है। लोगों के बिहेवियर को स्टडी करना इज एक्चुअली ह्यूमन बिहेवियर, इज एक्चुअली आई मीन्स इकोनॉमिक्स। जैसे आपने अब चैप्टर 3 पढ़ लिया है, चैप्टर 3 में आपने यूटिलिटी देखा, तो वो ह्यूमन बिहेवियर ही है ना, कि जब हम ज्यादा खाते हैं तो पेट भर जाता है और सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है। इन द सिमिलर मैनर, हाँ, इन द सिमिलर मैनर जो चैप्टर 4 देख रहे हैं उसमें भी ऐसा ही है ना, कि हमें कोई प्रोडक्ट दो बास्केट में से चूज करने को बोलता है, तो हम कौन सी चूज करते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट जिसमें होता है। सो बेसिकली जो पूरी इकोनॉमिक्स है वो ह्यूमन बिहेवियर के ही स्टडीज के बारे में है, कि हम कैसे हमारे रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, कैसे कोई कंज्यूमर सबसे ज्यादा सेटिस्फाई हो पाता है, जो इक्विलिब्रियम देखा अपन ने चैप्टर 3-4 में। कैसे कोई प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा खुश होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमा के, जो आगे वाले चैप्टर्स में आएगा। और कैसे कोई सोसाइटी मैक्सिमम अपना वेलफेयर कर सकती है। ये सब चीजें किनसे होंगी, हमारे जो पास स्कैर्स रिसोर्सेज है उसी से हम सब आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। तो वो कैसे सेटिस्फाई होता है, क्या थियरी होती है, कैसे ह्यूमन बिहेव करता है, तो ह्यूमन बिहेवियर को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 3 चीजें हैं। एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ, सो ये सारी जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमें चॉइस करना पड़ता है प्रोडक्ट को। देखो, अगर हमारे हवा की तो कभी प्रॉब्लम नहीं आती है ना, क्योंकि कहीं भी आप जाते हो तो आपको सांस लेने को अपन को मिलता है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन सिलेंडर पे कोई होता है तो पता चलता है कि लाइक एयर कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसी जब कोई चीज कम होती है और हमें उसमें से सिलेक्ट करना पड़ता है कि क्या करना है इसमें से, तो प्रॉब्लम आती है, और तो हमको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या करें। 1,000 ही रुपए हैं, 5,000 ही रुपए हैं, तो उसका क्या करें तो सोचना पड़ता है। कोई बोल दे आपको कि अनलिमिटेड पैसा आपके पास, जो मर्जी करो, फिर तो आपको सिलेक्शन की तो कोई जरूरत ही नहीं है, सब खरीदते रहोगे आप। बट वाई डू वी हैव टू मेक अ चॉइस? बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड वी हैव, एंड जो भी रिसोर्स हैं उनके काफी अलग अलग यूज होते हैं। हम पैसों से कुछ भी कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, खाना खा सकते हैं, कोई सामान खा सकते हैं। ठीक है, सो 3 थिंग्स वी हैव। वन इज द रिसोर्सेज आर स्कैर्स, वी हैव टू मेक अ डिसीजन, एंड द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। वही बात लिखिए ऊपर। 3 चीजें ये है एक्चुअली, ऊपर वाली नहीं। 3 चीजें ये हैं। पहला, ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। ये चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में भी बताएंगे हमको, कि एज अ ह्यूमन बींग हमको हर एक चीज चाहिए होती है, ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो। पर हमारे पास चीजें स्कैर्स है। स्कैर्स भी ठीक बात है कि चल कम है। ये जो स्कैर्स चीजें हैं इनके भी अलग अलग यूज हो सकते हैं। तो फिर हमको डिसाइड करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है कि हम कौन सी वाली चीज रखना चाहते हैं। तो ये 3 एसेंस है इकोनॉमिक्स के।
माइक्रो मैक्रो दो तरीके की होती हैं, तीन डिफरेंस है हमारे पास इस चैप्टर में। माइक्रो का वर्ड का मीनिंग है स्मॉल, ये माइक्रॉस वर्ड से मिलके बना है जिसका मतलब होता है स्मॉल। मैक्रो जो है वो मैक्रॉस वर्ड से मिलके बना है जिसका मतलब है लार्ज। क्लास 11 में माइक्रो है, क्लास 12 में मैक्रो है। माइक्रो में हम इंडिविजुअल्स को स्टडी करते हैं बेसिकली, कि अगर मैं बोलूं कि आप पर्टिकुलरली चैप्टर कैसे समझते हो नमन, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। बाकी सब बच्चे कैसे समझते हैं वो माइक्रो का टॉपिक है। तो ये इंडिविजुअल्स पे होता है। और ये जो मैक्रो होता है वो पूरी इकोनॉमी एज अ होल होता है। मतलब अगर मैं बोलूं टोटल क्लास चैप्टर किस लेवल पे समझती है तो वो मैक्रो है। अकेले आप कैसे समझते हो वो माइक्रो है। सिर्फ आप कितना पैसा कम, जो मैं, हाँ जो मैं मार्क कर रही हूँ वो वर्ड्स उसके कीवर्ड्स हैं। फिर उसके बाद माइक्रो जो है, ये पूरा करने की जरूरत नहीं है। माइक्रो की जो बेसिक थियरी है, जो हमारे बुक का लास्ट चैप्टर होगा फाइनली पूरा पढ़ा के, दैट इज थियरी ऑफ प्राइस। दैट मीन्स हाउ अ प्रोड्यूसर कीप्स अ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो माइक्रो की थियरी का नाम है थियरी ऑफ प्राइस। मैक्रो की थियरी का नाम है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो की पूरी बुक एम्प्लॉयमेंट और इनकम के बेसिस पे है। माइक्रो की पूरी बुक जो है वो प्राइस कैसे डिसाइड होता है, एक एक टॉपिक करके बताएंगे और लास्ट चैप्टर में फिर फाइनली बताएंगे कि क्या होता है। तो माइक्रोस थियरी इज थियरी ऑफ प्राइस, मैक्रोस थियरी इज थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे इस साल, तब जो भी मैक्रो वेरिएबल्स होंगे वो सब कांस्टेंट होंगे। In the whole of the book except this topic, we will never talk about macro topics. जब माइक्रो पढ़ना है तो सिर्फ माइक्रो पढ़ना है, मैक्रो के वेरिएबल्स चेंज नहीं होंगे। सिमिलरली ऑपोजिट वाइस वर्सा। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे नेशनल इनकम है या एम्प्लॉयमेंट लेवल है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हैं। या टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है कंट्री में, जीडीपी कितनी। हाँ हाँ, मतलब यू विल नॉट से कि एम्प्लॉयमेंट में कुछ चेंज आया, यू विल नॉट से कि लोगों ने नेशनल इनकम हमारी कंट्री की बढ़ गई। वो सब बातें करनी ही नहीं है। मैक्रो, हाँ मैक्रो में मैक्रो की बात नहीं करेंगे। मतलब करेक्ट, जब हम टोटल बात करेंगे कंट्री की इनकम की, तब हम एक एक की इनकम की बात नहीं करेंगे, तब वो कांस्टेंट रखेंगे। सो बेसिकली माइक्रो पढ़ते समय मैक्रो की बात नहीं करनी। एंड एनीवेज आप क्योंकि अभी तक मैक्रो पढ़े नहीं होते हो तो वो दिमाग में आता भी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब मैक्रो पे पहुंचते हैं तो माइक्रो दिमाग में होती है। तो बार बार वो क्वेश्चंस आते हैं कि माइक्रो में तो ऐसा करते थे, माइक्रो में तो ये करते थे। इसलिए यहाँ पे समझा दिया है कि माइक्रो पढ़ते समय मैक्रो के वेरिएबल्स चेंज नहीं होते, और मैक्रो पढ़ते समय माइक्रो के वेरिएबल्स चेंज नहीं होते। ये दो सेपरेट बुक्स हैं विद सेपरेट कॉन्सेप्ट्स। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो मार्केट फोर्स है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। मार्केट फोर्स का मतलब होता है लोग कितना डिमांड कर रहे हैं प्रोडक्ट को, या लोग कितना सप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट। दैट मीन्स लोगों पे डिपेंड करेगा। तभी हमारे चैप्टर 5 का नाम लॉ ऑफ डिमांड है, कि लोग डिमांड कितना कर रहे हैं प्रोडक्ट। चैप्टर 6 या 7 का नाम या 8 का नाम लॉ ऑफ सप्लाई है, कि प्रोड्यूसर सप्लाई कैसे करते हैं प्रोडक्ट। इनको मार्केट फोर्स बोलते हैं। तो माइक्रो में मार्केट फोर्स रोल प्ले करता है। मैक्रो के अंदर आपके और मेरी मर्जी नहीं चलती, मार्केट मैक्रो के अंदर एक्चुअली सरकार चलाती है कंट्री को। सो गवर्नमेंट, या फिर आप आरबीआई बोल सकते हो क्योंकि वो मॉनेटरी सेक्टर का एकदम हेड है। तो ये लोग, ये इंस्टीट्यूशंस सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ये डिफरेंस आ गया। सेकेंड डिफरेंस हमारा है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। ये जो इतनी सारी थियोरी लिखी हुई है ये वो डिफरेंस में कवर हो रही है। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ डिफरेंस करोगे तो चलता है। पॉजिटिव का मतलब होता है एक तरीके से जो ट्रुथ है, जो फैक्ट्स है। जैसे मैं बोलूं कि लास्ट ईयर कोविड स्टार्ट हुआ था, तो हाँ हुआ था। तो दैट्स अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, बिकॉज ऑफ कोर्स ये वर्ड स्टेटमेंट पॉजिटिव नहीं है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब अच्छा नहीं है। पॉजिटिव का मतलब है जो रियलिटी है या जो आने वाले नियर फ्यूचर में लग भी रहा है। जैसे मैं बोलूं कि सिचुएशन के हिसाब से अभी
थर्ड वेव आने वाली है, तो वो फ्यूचर है, लेकिन वो पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, क्योंकि वो रियलिटी से बेस्ड है। सो पॉजिटिव इज एक्चुअली व्हाट वाज, क्या था, कोविड था। व्हाट इज, क्या है, लॉकडाउन है, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ। एंड व्हाट वुड बी, क्या होगा, शायद थर्ड वेव आएगी। दिस इज पॉजिटिव स्टेटमेंट, नॉट एग्जैक्टली द पॉजिटिव, बट दैट मीन्स कि जो रियलिटी बेस्ड है। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है कि क्या होना चाहिए। थर्ड वेव नहीं आनी चाहिए, दैट्स अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। हमको मास्क पहनना चाहिए, दैट्स अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। मतलब व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, दैट्स अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे लिख सकते हो अगर डिफरेंस मैच करना है, कि ये सिर्फ फ्यूचर के लिए होता है। क्या होना चाहिए था वो बात नहीं है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं वो बात नहीं है यहाँ पे, आने वाले समय में क्या होना चाहिए उसकी बात है। सो पॉजिटिव स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रूथ स्टेटमेंट्स, फैक्ट स्टेटमेंट्स कि पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में क्या था, है या होगा। होगा, क्या होना चाहिए नहीं, क्या होगा। इंडिया की पॉपुलेशन अभी सेकंड नंबर पे है, और आने वाले डेकेड में हम फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे, दैट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। इंडिया को अपनी पॉपुलेशन कम करनी चाहिए, दैट्स अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। तो जहां पर भी चाहिए वर्ड आता है हिंदी में, या शुड वर्ड या आता है, या ऑट वर्ड आता है इंग्लिश में, दैट्स अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। अब ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि सच ही है। मैं बोलूंगी चाइना की पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे, इंडिया की पॉपुलेशन फर्स्ट नंबर पे है, तो ये जो स्टेटमेंट में, वो स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बट वो फॉल्स है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो फॉल्स हो या ट्रूथ हो, लेकिन ये है कि हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं बाद में। और नॉर्मेटिव की अगर हम बात करें, तो इसमें बात ऐसी आती ही नहीं है सही या गलत की। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि ओल्ड एज की पेंशन रुक जानी चाहिए, तो ये तो सबके अपने अपने विचार है। कोई बोलेगा नहीं रुकनी चाहिए, कोई बोलेगा रुक जानी चाहिए। तो वो तो एक आपका ओपिनियन है, आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते हो कि वो सच है या झूठ। सच या झूठ, सही या गलत नहीं है नॉर्मेटिव, वो सिर्फ आपकी जजमेंट है, आपके ओपिनियन है। हाँ, हाँ, मतलब क्या हो रहा है, आप फैक्ट बता रहे हो, तो इसमें आपको कोई जजमेंट देने को नहीं पूछ रहा कोई। आप सिर्फ ये सीधा बता रहे हो कि ऑनलाइन क्लास हो रही है, तो देर इज नो जजमेंट हियर। लेकिन अगर आप बताओ कि आपसे कोई पूछे कि क्या चाहिए, फिजिकल या ऑनलाइन, और फिर आप कोई भी आंसर दो, क्या होना चाहिए, दैट्स योर जजमेंट एंड दैट विल बी नॉर्मेटिव। इसका 1 मार्क का एग्जाम्पल काफी बार आता है, और माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस बहुत बार आता है। लास्ट है ये, जो ज्यादातर एग्जाम में नहीं आता, फिर भी दिया हुआ है तो पढ़ते हैं। एक होती है इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जहां पर 100% या मेजर कंट्रोल गवर्नमेंट करती है। एक होती है फ्री इकोनॉमी, जहां पर 100% रोल डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होता है, जिसको हम मार्केट फोर्स कहते हैं। और एक है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर गवर्नमेंट भी रोल प्ले करती है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी रोल प्ले करते हैं। ये तीन इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक हैं, इन्हीं से रिलेटेड सारे डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट। फ्री मार्केट में कौन कंट्रोल करता है, मार्केट फोर्सेस, विच इज डिमांड एंड सप्लाई। एंड इसके अंदर तो सब बोथ बोथ है। थर्ड वाला तो पढ़ोगे नहीं तो भी चलेगा, उसमें सब में ऐसे ही लिखा है बोथ, गवर्नमेंट एंड मार्केट फोर्स। सेकेंड डिफरेंस इसमें ऐसा लिखा है क्योंकि ये गवर्नमेंट चलाती है, तो ऐसा बोला जाता है कि सरकार हमेशा भलाई के लिए काम करती है, सो देयर मोटिव इज सोशल वेलफेयर, कि हमारी कंट्री अच्छी रहे। प्राइवेट इंडिविजुअल जब काम करता है, कोई बिजनेसमैन होता है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, वो हमेशा क्लियरली बोलेगा कि मैं पैसा कमाने के लिए काम कर रहा हूँ। तो जो फ्री मार्केट है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करती है इकोनॉमी, और जो ऑफकोर्स ये है, ये दोनों, इसका तो बोथ ही है। जो गवर्नमेंट वाली है, वहां पर कंज्यूमर को भगवान नहीं माना जाता। वहां पर गवर्नमेंट ये देखती है कि अच्छा क्या है, सही क्या है, और बुरा क्या है, गलत क्या है। वो ये नहीं देखेगी कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, वो ये देखेगी कि कंज्यूमर के पास क्या होना जरूरी है। सो कंज्यूमर इज नॉट सोवरेन, सोवरेन मतलब वो भगवान नहीं है वहां पे। कंज्यूमर बोले पिज्जा खाना है, तो गवर्नमेंट पिज्जा नहीं देगी, क्योंकि उसको लगेगा कि ये कंज्यूमर की हेल्थ के खराब है। लेकिन फ्री मार्केट के अंदर किसी को कंज्यूमर के अच्छे बुरे की पड़ी नहीं है। द कॉन्सेप्ट इज कंज्यूमर हमारा भगवान है, ही इज द किंग ऑफ द मार्केट। जो भी उसको चाहिएगा हम वो बना के देंगे, ताकि वो हमको पैसा दे और हम हमारा मोटिव पूरा कर सके।
एंड ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी अगेन इसमें दोनों, यहाँ पर जरूरी प्रोडक्ट्स भी सप्लाई होते हैं और जिसमें पैसा कमाते हैं वो प्रोडक्ट्स भी सप्लाई होते हैं। नेक्स्ट इज ये सारे रिसोर्सेज किसके होते हैं? ऑफ कोर्स सरकार के होते हैं क्योंकि पूरी इकोनॉमी सरकार चला रही है। यहाँ पे रिसोर्सेज किसके होते हैं? ऑफ कोर्स लोगों के होते हैं क्योंकि वो एक पूरी इकोनॉमी चला रहे हैं। और यहाँ पर वही बोथ। लास्ट, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर डोमिनेट करती है मार्केट को, ऑफ कोर्स डोमिनेट करती है क्योंकि सारा कंट्रोल उन्हीं के पास है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है क्योंकि वो रोल प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पे दोनों दोनों डोमिनेट करते हैं, मतलब दोनों की मर्जी चलती है। एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ऊपर लिखे हुए हैं, जैसे ये चाइना है ना, नॉर्थ कोरिया चाइना वगैरह जो है ये तानाशाहीज हैं, ये गवर्नमेंट वाला फर्स्ट वाला है। हाँ, यूके जो है वो कहीं ना कहीं सेकंड में है और इंडिया जो है वो थर्ड में है। करेक्ट, करेक्ट। चैप्टर वन पूरा। चैप्टर टू में दो। कोई बात नहीं, एक बार मैं समझा देती हूँ फिर आप देखो। आपको एक्चुअली तो तभी आता है जब आप सेल्फ पढ़ते हो। ये सब चीजें ऐसी होती है जो सुनने में आपको लगता है कि बिल्कुल सही कह रही है मैम, लेकिन जब आप रीड करते हो और जब आप लिखते हो बुक में तब आपको एक्चुअली जजमेंट आता है कि कितना आपको समझ आया। तो मेरे समझाने के बाद आप रीड कर लेना अच्छे से, और कोई नई चीज समझ आता तो पूछो कभी भी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। इसमें सबसे पहले तो वही तीन बातें हैं भाई, कि हमारे लोगों को बहुत कुछ चाहिए, हमारे पास उतनी सारी चीजें हैं नहीं, और जितनी भी चीजें हैं वो भी सब अलग अलग जगहों पे यूज हो सकती है। ज्यादातर एग्जाम्पल इसके अंदर मिल्क का ही दिया जाता है कि मिल्क जो है वो ऑल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं। आपके पास सपोज 2 लीटर मिल्क है, अब आप उसमें क्या क्या बनाओगे, आपके पास ऑप्शंस हैं, कॉफी पीनी है, चाय पीनी है, तो दैट्स योर चॉइस एंड दैट्स एक्चुअली द प्रॉब्लम। अगर बोलें कि अनलिमिटेड मिल्क है तो फिर कुछ मर्जी पीते रहो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारी अनलिमिटेड वांट्स तो सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन ऐसा है नहीं ना, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो वहां प्रॉब्लम है। फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम व्यू पॉइंट से, 3 मार्क का कुछ भी आता है इसमें से। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की 3 प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए। सब में कुछ कीवर्ड्स हैं जो लिखने जरूरी होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या बनाए। क्या बनाए वाली चीज जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्या बनाए और कितना बनाए, एक्चुअली हाउ मच टू प्रोड्यूस। क्या बनाए, क्या बनाए में हमारे पास ऑप्शंस हैं 2। या तो आप कंज्यूमर गुड्स बना सकते हो या फिर आप कैपिटल गुड्स बना सकते हो। कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जैसा उसका नाम है, जैसे शुगर, क्लॉथ, व्हीट, घी, ये सब हम डायरेक्ट खरीदते हैं दुकान से और कंज्यूम कर लेते हैं। या फिर कैपिटल गुड्स मतलब मशीन्स, ट्रैक्टर्स, ये सब चीजें जिनसे कंज्यूमर गुड्स बनते हैं, एक्चुअली फैक्ट्री वाले प्रोडक्ट्स। सो अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो योर चॉइस कि आप क्या बनाना चाहते हो, आप कंज्यूमर गुड्स पे जाना चाहते हो या कैपिटल गुड्स पे जाना चाहते हो। ओवरऑल अगर आप इंडियन, यहाँ पर सर्विस लिखा है, अच्छा ये सर्विस की बात कर रहे हो कि कैसे सर्विस। तो मतलब सर्विस जो है वो यहाँ पर वैसे क्लासिफाइड नहीं है कंज्यूमर है कैपिटल, बट आप ऐसे कह सकते हो कि आप कौन सी सर्विस देना चाहते हो मार्केट में। लॉयर की सर्विस देना चाहते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस देना चाहते हो, व्हाट टाइप ऑफ सर्विस यू वांट टू गिव। तो यहाँ पे कैटेगरीज जो है वो सिर्फ गुड्स की है, सर्विसेज तो अलग अलग जो डिफरेंट है वो। कैटेगरीज में कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स हैं, जैसा मैंने बताया। अगर आप ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी का रफ आइडिया देखो तो हम लोगों ने कंज्यूमर गुड्स सिलेक्ट कर रखा है, और जितने कैपिटल गुड्स मेजरली होते हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं। बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ये बस एक चॉइस है और हमने ज्यादातर ये सिलेक्ट किया हुआ है। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर या कैपिटल, यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन। 2 गुड्स और बता रखे हैं, या तो आप पीस टाइम गुड्स बनाना चाहते हो या वॉर टाइम गुड्स बनाना चाहते हो। उसके नाम से ही पता चल रहा है, वॉर मतलब लड़ाई करनी है तो गन्स वगैरह या ऐसा सब, और पीस टाइम गुड्स मतलब शांति है, तो कुछ भी ब्रेड बटर पे आ गए ये लोग। ये पीस और वॉर टाइम नहीं भी लिखते हैं तो भी चलता है, लेकिन कंज्यूमर और कैपिटल के बारे में बताना जरूरी होता है। बट अब लिखा हुआ ही है तो लिख देंगे तो मार्क्स कट नहीं होता, अच्छा रहता है।
ये हुआ व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसके अंदर आपको डिसाइड करना था कि कैपिटल गुड्स बनाना है कि कंज्यूमर। हाउ मच टू प्रोड्यूस तो कुछ है नहीं खास उसमें, कि आपको बस सिंपली क्वांटिटी डिसाइड करनी है कि कितने कंज्यूमर गुड्स बनाओगे और कितने कैपिटल गुड्स बनाओगे। अगर आप कंज्यूमर ज्यादा बनाओगे तो कैपिटल कम बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड ही हैं। एक चूज करोगे तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। देन द क्वेश्चन इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं। एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है ऐसी चीज जहां पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लेबर। जैसे अगर आप इंडिया में बात करो तो अगर आपने खाखरा वगैरह देखा है तो वो ज्यादातर लेडीज जो है वो बना रही होती है। हाथ से भी बेल बेल के वो बना सकता है, मशीन्स भी आती है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब जहां पर लेबर का आप ज्यादा यूज कर रहे हो। लोग हाथ से कच्ची प्रिंट कर रहे हैं, वो कलाएं करते रहते हैं, वो सब। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है जहां पर आप मशीन्स को ज्यादा इस्तेमाल करते हो, जैसे किसी फैक्ट्री वगैरह में। सो एज अ प्रोड्यूसर यू हैव टू डिसाइड कि आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक सिलेक्ट करना चाहते हो या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक सिलेक्ट करना चाहते हो। दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं। इंडिया जैसा देश जहां पर इतने सारे लोग हैं, वहां पर लेबर अगर आप सिलेक्ट करोगे तो नौकरी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, आप अपने देश की मदद कर पाओगे। लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, लोग हाथ से काम करते हैं और इतनी सफाई भी नहीं आती। ऑन द अदर हैंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बहुत ज्यादा फास्ट होता है, फटाफट मशीनों में कब फटाफट बॉटल में चीजें डल के पैक भी हो जाती है, पता भी नहीं चलता। लेकिन अगेन वही बात है कि फिर इसमें एम्प्लॉयमेंट लेवल का क्या। मशीन सारा काम करेगी तो इतनी पॉपुलेटेड कंट्री में नौकरी कैसे मिलेगी। सो ये इसके फायदे नुकसान है। ऑल्सो इसमें थोड़ा कॉस्ट भी कम पड़ता है और प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है कैपिटल में। तो दैट्स योर पर्टिकुलर चॉइस। ये इन्होंने सिर्फ फायदे या नुकसान बता रखे हैं कि भाई लेबर इंटेंसिव इज बेटर फॉर इंडिया बिकॉज वी आर हाईली पॉपुलेटेड, and capital intensive is also good because we need production. So you have to decide आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करना चाहते हो कैपिटल इंटेंसिव। दैट्स अ क्वेश्चन हाउ यू विल प्रोड्यूस द गुड्स। एंड द लास्ट इज फॉर whom यू विल प्रोड्यूस, किसके लिए बनाओगे। सिंपल सी बात है, अमीरों के लिए बनाना चाहते हो कि गरीबों के लिए बनाना चाहते हो। अगर आप अमीरों के लिए बनाओगे तो आपको बहुत अच्छा प्राइस मिल जाएगा, आप बहुत ज्यादा पैसा कमा पाओगे। लेकिन अगर आप गरीबों के लिए बनाते हो तो एटलीस्ट आप इक्वालिटी रख पाओगे। सब लोग अमीरों के लिए बनाएंगे तो गरीब कहाँ से कुछ खाएंगे पिएंगे या खरीदेंगे। सो यू हैव टू डिसाइड। जैसे आईफोन्स ने सिलेक्ट किया हुआ है रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ओप्पो वीवो ने सिलेक्ट किया हुआ है मिडिल क्लास और पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इन द सिमिलर मैनर इफ यू आर अ प्रोड्यूसर, आपसे डिसाइड कर सकते हो कि आप किन कौन से सेक्शन के लिए जाना चाहते हो। So ultimately you have three problems and you have to decide for that कि what to produce, capital or consumer good, for how to produce, labor intensive technique or capital intensive, for whom to produce, rich section or poor section. These are the three central problems which a producer decides according to his own situation. सेंट्रल प्रॉब्लम्स मतलब जो ओवरऑल इकोनॉमी फेस कर रही है। हर इकोनॉमी ये प्रॉब्लम फेस करती है, नॉट ओनली इंडिया बट एवरी इकोनॉमी। फिर इसमें ये दिया हुआ है कि कुछ और एडिशनल प्रॉब्लम्स हैं। दो प्रॉब्लम्स ये हैं सिंपली कि एक तो हम हमारे सारे रिसोर्सेज यूज नहीं करते, वी डोंट यूज फुल यूटिलाइजेशन, कुछ तो हम वेस्ट ही कर देते हैं। और दूसरी चीज ये है कि रिसोर्सेज जितने होते हैं हम उनको ग्रो करने की कोशिश नहीं करते। जैसे आज एक ह्यूमन बींग है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो, अगर हम उसको कुछ सिखाएंगे तो वो ग्रो होगा। लेकिन हमारे कंट्री में कैसी नौकरियां चलती हैं कि एक बंदा जो करता है वही लाइफ टाइम करता रहता है, वो ग्रो नहीं कर पाता। तो ये दो एड ऑन प्रॉब्लम्स हैं। वी डोंट यूज आर रिसोर्सेज फुली एंड वी डोंट ट्राई टू ग्रो आर रिसोर्सेज। इस वजह से हमारा जो आउटपुट होता है वो हमेशा पोटेंशियल से कम रह जाता है, जीडीपी कम रह जाता है, प्रॉब्लम आती है। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज टोटल प्रोडक्शन हम कितना करते हैं एक साल में। वो जितना ज्यादा होता है उतना कंट्री ग्रो करती है। लेकिन क्योंकि हम ये दो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, इस वजह से जीडीपी कम रह जाता है। ये इसके सॉल्यूशंस हैं। ये टॉपिक लीस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, पर फिर भी बता देती हूँ। जो हमने चैप्टर वन में लास्ट वाला डिफरेंस किया था तीन इकोनॉमीज का, यहाँ पर उन तीनों इकोनॉमीज के हिसाब से सॉल्यूशन बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आप एक मार्केट इकोनॉमी हो
तो जब आप बोलोगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, तो आप वही प्रोड्यूस करोगे जिसका प्राइस हाई होगा। हाउ टू मतलब जिसमें आपको प्रॉफिट मिल पाएगा। हाउ टू प्रोड्यूस, तो आप वही यूज करोगे टेक्निक जिसमें आपको कॉस्ट कम पड़ेगी। And for whom to produce, of course you will be producing for richer section of the society, because you are free market economy and you are here to earn your profit. So free market economy के हिसाब से ये तीन उसके आंसर्स हैं। अगर वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है तो व्हाट टू प्रोड्यूस में वो वही प्रोड्यूस करेगा जो उसकी कंट्री के लिए बेटर होगा। हाउ टू प्रोड्यूस में वो मेजरली लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगा ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कम हो सके। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस में भी ऑफ कोर्स वो लोअर सेक्शन या पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेगा, भले ही उनको कॉस्ट ज्यादा पड़ती हो, लेकिन क्योंकि ये सेंट्रली प्लान्ड है, दीज आर हेयर फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, तो वो ऐसे डिसीजन लेंगे। एंड मिक्स इकोनॉमी, इसमें दोनों का मिक्स मिक्स लिखते जाना है कि दोनों चीजें देख सकते हो, जो दोनों चीजें देख सकते हो ऐसे। ये पूछते नहीं है जनरली, बट ये बता रखा है। कई बार पूछ भी देते हैं तो पढ़ तो लेना ही। तो ये इनको नटशेल में बता रखा है कि अगर आप फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हो तो सारे डिसीजंस आपके डिमांड सप्लाई पे होते हैं। सेंट्रली प्लान की बात करते हो तो सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हो तो वहां पे थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी सोचते हो और आप सोशल वेलफेयर भी सोचते हो, क्योंकि वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। ये बात हुई। फिर जो मेन टॉपिक है यहाँ चैप्टर का वो ये भी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये हमारा एक कर्व है जिसकी शेप कॉनकेव शेप की है। और ये ऐसा कर्व दिखा रहा है कि अगर आप एक प्रोड्यूसर हो और आपके पास कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कोई भी चीज आपके पास अवेलेबल है और आपको दो गुड्स बनाने हैं, तो उस पर्टिकुलर रिसोर्स से आप कितने कितने क्वांटिटी के दो गुड्स बना सकते हो, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो आप बना सकते हो। तो जैसे अगर आपके पास कोई भी रिसोर्स है, ये पैसे नहीं है, कोई चीज है, तो अगर आप 100 कमोडिटी ये वीट बनाते हो, तो आप क्लॉथ नहीं बना रहे हो। लेकिन अगर आपने सोचा कि चल वीट 90 लाख टन्स बनाता हूँ, तो आप 1000 बेल्स क्लॉथ प्रोड्यूस कर पाए। अगर आपने वीट और कम कर दिया, सी पॉइंट तक ले आए, तो क्लॉथ ज्यादा बना पाओगे। मतलब जैसे जैसे एक चीज कम करते जा रहे हो वैसे वैसे आप दूसरी चीज बढ़ाते पाओगे जाओगे, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज हैं। एक कम कर रहे हो तो वो रिसोर्स आप दूसरे में यूज कर सकते हो। ये आपका पीपीसी का डायग्राम है विच इज कॉनकेव शेप। अगेन आपको आगे वाले चैप्टर्स में बताया है, कॉनकेव शेप का रीजन होता है कि आपका स्लोप जो है वो राइज करता है। वो आगे बताएंगे, बट अपन ने पहले कर लिया। जैसे अपना इंडिफरेंस बजट लाइन की बात थी कि अंदर वाला अटेनेबल है और बाहर वाला अनअटेनेबल है, यहाँ पर भी वही बात है। बजट लाइन में पैसा खर्च कर रहे थे, यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर कोई भी अंदर वाले पॉइंट की आप बात करते हो तो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वो प्रोडक्शन कर सकते हो। अगर आप पूरे, हाँ हाँ सेम है, क्योंकि वो तो इंग्लिश का नॉर्मल वर्ड है। अगर आप पीपीसी के ऊपर जैसे ये ABCDE पॉइंट है वो करते हो, तो वहां पर आपके 100% रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं। और अगर आप बाहर के कोई पॉइंट की बात करते हो, जैसे इन्होंने मार्क किया पॉइंट F, तो आपके पास उतना रिसोर्स अवेलेबल नहीं है प्रोडक्शन के लिए, दैट्स एन अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ऊपर है बता रही हूँ, पहले आपको डायग्राम बताया, अब शेड्यूल बता रही हूँ। वीट है, पहले आपने ये 100 और 0 का कॉम्बिनेशन किया। आपको ये चीज ध्यान रखनी, देखो योरसेल्फ हैव मेंबर की पीपीसी का जो स्लोप है वो राइज होता है। स्लोप का मतलब होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। एक्स तो हमेशा वन वन क्वांटिटी से ही बढ़ रहा है ना, तो डिनोमिनेटर तो वन ही है। जो आपका न्यूमिरेटर है उसको हमेशा आपको इंक्रीज करना है। तो अगर आप पहले 10 का गैप रखते हो, डेल्टा वाई मतलब चेंज इन वाई, 100 से अगर आप पहले 90 पे गए हो, 10 का गैप आपने रखा है, तो जो नेक्स्ट आपका होना चाहिए वो 10 से ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज योर स्लोप विल राइज। इन्होंने 20 का गैप रखा है, फिर 30 का गैप रखा है और फिर 40 का गैप रखा है। तो आपका डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स उसी हिसाब से बनता है, 10, 20, 30 और 40, ताकि आपका स्लोप राइज हो रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि पहले तो आप सारा का सारा जो भी रिसोर्स था 100 का 100, ये लाख टन्स में, ये 1000 बेल्स में, वो आप पूरा का पूरा वीट पे लगाते थे और क्लॉथ प्रोड्यूस ही नहीं करते थे।
फिर आपने सोचा कि नहीं ऐसा नहीं करता हूँ, थोड़ा सा क्लॉथ भी प्रोड्यूस करना चाहते हो 1000 बेल का, तो आपने वीट थोड़ा सा कम कर दिया। द कॉन्सेप्ट इज जैसे जैसे आपको क्लॉथ की प्रोडक्शन बढ़ानी होगी, एक पॉइंट ऐसा आता है कि प्रोडक्शन बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपको वीट ज्यादा ज्यादा सैक्रिफाइस कर करके फिर आपको क्लॉथ की प्रोडक्शन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर यू आर प्रोड्यूसिंग, सो यू हैव टू एवरी टाइम सैक्रिफाइस मोर ऑफ अ गुड, ताकि एटलीस्ट आप एक कमोडिटी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर पाओ। सो पहले आपने 10 का सैक्रिफाइस किया, फिर आपने 20 का सैक्रिफाइस किया, फिर 30 का, एंड अल्टीमेटली आपने पूरा क्लॉथ पूरा वीट जाने दिया, सारा का सारा रिसोर्स आपने क्लॉथ पे यूज किया। वी हैव 3 assumptions फॉर दिस। जो हमारे रिसोर्सेज है वो गिवन है, उनको बढ़ाना कम नहीं करना। ये जो रिसोर्सेज हैं ये आप पूरा यूज कर रहे हो, तभी आपके पीपीसी के ऊपर पूरे रिसोर्स खत्म हो रहे हैं। और एक आपके पास टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सी पॉइंट तक तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते थे, डी में क्योंकि मशीन आ गई तो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ऐसी सब बात नहीं करनी, टेक्नोलॉजी जो स्टार्टिंग से थी वही एंड तक रहेगी। तो 3 assumptions, ये इसका शेड्यूल, ये इसका डायग्राम, ये इसके जो अटेनेबल और अनअटेनेबल पॉइंट्स है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिर 2 चीजें हैं इसकी, शिफ्ट और रोटेशन। शिफ्ट का मतलब होता है कि कोई भी एक चीज आगे या पीछे मूव होती है, एक सेम रहती है और एक आगे पीछे मूव हो रही है एक साइड। और रोटेशन, सॉरी रोटेशन का मतलब ये होता है, और शिफ्ट का मतलब होता है एकदम आगे से पीछे चले जाओ या पीछे से आगे चले जाओ, दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं। तो रोटेशन का मतलब होता है कि एक जगह से ही वो रोटेट हो रहा है आगे पीछे, शिफ्ट मतलब पूरा चेंज होना। तो पहले हमको जो डायग्राम बनाया है वो शिफ्ट का बनाया है। जब कभी भी हमारी अजम्पशंस में फर्क आता है, जैसे हम बजट लाइन वाला टॉपिक भी कल क्लास में करेंगे, तो उसमें यही होगा ना, बजट लाइन आपने बताया था कि वो शिफ्ट कब होती है, जब वो जो हमने प्राइस कांस्टेंट रखा हुआ है वो चेंज होता है तो होती है। ऐसे यहाँ पर भी शिफ्ट का रीजन वही रहेगा, तो हमने जो कांस्टेंट रखा है वो, हाँ हाँ, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब जो चीज आपने कांस्टेंट रखी हुई है, अगर आप उसको चेंज करते हो तो आपका कर्व शिफ्ट हो जाता है। तो अगर यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर हमने रिसोर्सेज कांस्टेंट रखा, टेक्नोलॉजी का रखा। तो अगर आप रिसोर्स इंक्रीज कर दोगे तो आपका पीपीसी राइट में चला जाएगा, बढ़ गया तो अच्छी बात है, राइट साइड जाएगा। अगर आप अपने रिसोर्सेज को डिक्रीज कर दोगे तो वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट में ध्यान देना है, दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं हमारे। तो रिसोर्सेज बढ़ने से राइट में शिफ्ट हुआ, रिसोर्सेज कम होने से लेफ्ट में शिफ्ट हुआ। ऐसी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में 3 चीजें पॉसिबल है। सिर्फ गुड एक्स की टेक्नोलॉजी में चेंज आया, सिर्फ गुड वाई की टेक्नोलॉजी में चेंज आया, या दोनों की टेक्नोलॉजी में चेंज आया। और चेंज भी पॉजिटिव चेंज आया या नेगेटिव चेंज आया वो देखना होता है। सो जो फर्स्ट डायग्राम हमको दिख रहा है उसमें गुड वाई की सेम टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं चेंज हुआ। गुड एक्स की टेक्नोलॉजी यहाँ से यहाँ चली गई, मतलब आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई होगी, तभी आप प्रोडक्शन ज्यादा कर पाए। सिर्फ एक्स की इंप्रूव हुई है, वाई की सेम है, इसलिए इसको रोटेशन बोलते हैं। इन द सिमिलर मैनर नीचे देखोगे तो यहाँ पर एक्स की टेक्नोलॉजी सेम रही है, क्योंकि पहले भी उतना ही प्रोड्यूस करते थे, अभी भी उतना ही कर रहे हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से यहाँ चली गई है तो इसका मतलब वाई की टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव हो गई है। एंड अगर आपके दोनों टेक्नोलॉजीज में बढ़िया इफेक्ट आ गया, तो पहले दोनों की इतनी इतनी प्रोडक्शन होती थी, दोनों आगे आगे हो गए, तो ये क्या हुआ, आपका दोनों की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई। एंड बिकॉज ये दोनों चेंज हुए, इसलिए हम इसको बोलेंगे शिफ्ट। और नहीं, जरूरी नहीं है, वो डायग्राम में दिख रहा है, ये रोटेशन है, वो बता रही हूँ नमन, एक मिनट, ये रोटेशन है। वर्ड्स का ध्यान रखना, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है। बराबर शिफ्ट होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, उन्होंने वैसे उस कॉन्सेप्ट को ध्यान नहीं दिया। आप ऐसे करके ऐसे भी बना सकते हो, दैट्स फाइन। बट हमको ज्यादा झेल मिल करना नहीं है, वो पॉसिबल है, बिल्कुल है, बट एग्जाम व्यू पॉइंट से ऐसा सा सीधा साधा ही बनाएंगे। ऐसा भी हो सकता था कि एक की खराब हो जाए दूसरे की इंप्रूव हो जाए तो कट क्रॉस करके जाता हो, वो भी पॉसिबल है। बट वो सब चीजें भी बुक में नहीं है, बट वो लॉजिक यस पॉसिबल है। ये हुआ हमारा, 2 प्रॉपर्टीज हैं पीपीसी की। सबसे पहली प्रॉपर्टी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कभी भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है उसका मतलब होता है कि दोनों एक साथ नहीं इंक्रीज हो सकते। अगर आप एक को इंक्रीज कर रहे हो तो आपको दूसरे को डिक्रीज करना ही पड़ता है।
दैट्स अ यूनिवर्सल लॉजिक एंड दैट्स एक्चुअली नॉट अ लॉजिक। वो आपको ग्राफ प्लॉटिंग में वैसा ही डायग्राम, बट हम यहाँ लिखेंगे मोर ऑफ अ गुड वन गुड लेस ऑफ अनदर। दूसरा कॉनकेव शेप क्यों होता है वो हम देख चुके हैं, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो राइजिंग है, और इसके स्लोप का नाम है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे वहां पे उसके स्लोप का नाम था मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, सब्सटीट्यूशन या ट्रांसफॉर्मेशन दोनों सेम है। यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब आपको एक कमोडिटी इंक्रीज करना है जैसे क्लॉथ, तो उसके लिए कितना सैक्रिफाइस आप कर रहे हो, दूसरा वाला वो वीट, दैट्स मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ, इसको एमओसी बोलेंगे। अगेन व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करेंगे तो हम, अगर अपन सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करें पीपीसी के कर्व के हिसाब से, तो व्हाट टू प्रोड्यूस ऐसा कोई गुड प्रोड्यूस करेंगे जो पीपीसी के ऊपर आता हो या पीपीसी के अंदर आता हो, मतलब वो अटेनेबल होना चाहिए, उतने रिसोर्सेज होने चाहिए। हाउ टू प्रोड्यूस, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा ही गुड प्रोड्यूस कर, ऐसी टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करना ताकि वो पीपीसी के ऊपर आए। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, दैट्स योर ओन चॉइस कि आपको किसके लिए प्रोडक्शन करना है। यहाँ पर इतना कुछ खास वो है नहीं। लेकिन अगर आप पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करते हो तो आपके पास पैसा ज्यादा नहीं आता। पैसा ज्यादा नहीं आता तो आप ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, बाद में ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे तो लोअर वाला कर्व रहेगा। लेकिन अगर आप अमीरों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, वो आपको बहुत पैसा ही पैसा देते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, तो अपर। तो पुअर सेक्शन के लिए अंदर वाला गुड है, मतलब पीपीसी है, और रिचर के लिए बाहर वाला। आई गेस खत्म हो गया चैप्टर। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अगर आप पॉइंट पी की बात करो वहां पर आपने पूरे रिसोर्स यूज कर लिए हैं। पॉइंट एफ और जी की बात करो तो आप अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, लेकिन वहां पर आपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज किया है। तो अगर आप बात करें कि कौन सा प्रोडक्शन करना चाहिए, तो फुलर वाला बाहर पीपीसी पे। रिसोर्सेज ग्रो, बाय चांस आपके रिसोर्स ग्रो हो गए तो जैसा अपन ने शिफ्ट की बात की, ये वही वाला रिपीट कर दिया टॉपिक उन्होंने, आपके पीपीसी बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। रिसोर्सेज कम हो जाते तो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता। हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट राइट साइड को आता है और नेगेटिव इफेक्ट लेफ्ट साइड को आता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला नाम ऊपर लिख दिया था, लेकिन डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि द वैल्यू ऑफ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। ये मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या हुआ। मतलब आपने एक चीज तो यूज कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉमर्स फील्ड से कर लिया 11th में, लेकिन उसके लिए आपने एक सैक्रिफाइस किया ना। आपने क्या सैक्रिफाइस किया, प्रोबेबली द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन वाज साइंस फॉर यू। सो व्हेन यू सिलेक्ट वन थिंग एंड यू हैव फॉरगॉन वन थिंग, तो सिलेक्शन वाली बात तो ठीक है, जो सिलेक्ट कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन उसका जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था वो जाने देने से आपको कितना नुकसान हुआ। साइंस सिलेक्ट करते तो आगे कितने की नौकरी लगती, क्या होता, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब व्हाट इज द वैल्यू और द कॉस्ट बोल सकते हो आप, ऑफ द अपॉर्चुनिटी यू हैव फॉरगॉन, नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी यू हैव फॉरगॉन। आर्ट्स का नहीं देखना, मतलब मे बी जस्ट एन एग्जाम्पल, साइंस की बात कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर आप वीट प्रोड्यूस कर रहे थे और कोई भी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे थे, क्लॉथ यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे थे, तो आपके लिए जो क्लॉथ था वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था। तो अगर आप क्लॉथ सिलेक्ट कर रहे हो तो आप नेक्स्ट बेस्ट क्या जाने दे रहे हो, वीट जाने दे रहे हो, कितना जाने दे रहे हो, दैट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये वही डायग्राम वापस रिपीट किया हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज 10 बार लिखते हैं। कुछ नहीं, नहीं नहीं, नो यूनिट, विदाउट यूनिट। जैसे definition है, what is that, it's actually the cost of the next best alternative। and marginal opportunity cost को marginal rate of transformation MRT भी बोलते हैं, वो ध्यान रखना है। वो MRS ही था, T नहीं था। जैसे आपने एक और एडिशनल यूनिट किया, ये वही है। जैसे MU कैसे निकाला आपने, TUN में से TUN माइनस किया था ना, वैसा वाला ही कॉन्सेप्ट है इसमें भी, कि आपने एक और प्रोडक्शन X का किया, तो नेक्स्ट आपने कितना सैक्रिफाइस किया, 1000 यूनिट सैक्रिफाइस किया, वो आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यही है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी वही है।
यहाँ पर आप एक्चुअली सैक्रिफाइस कर रहे हो जो वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यही था कि एक बढ़ा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट यही है, जैसे उसमें भी एक एक ऊपर वाले में से माइनस करते थे, ये भी वैसा वाला ही कॉन्सेप्ट है कि 10,000 से 9,000 आ गए, हाउ मच यू सैक्रिफाइस्ड 1,000, एंड कितने प्रोडक्ट ऐड करने के लिए 1। सो फॉर एन एडिशनल यूनिट हाउ मेनी यूनिट्स यू सैक्रिफाइस इज 1,000, दैट विल बी एमओसी। अगेन अनदर एडिशनल यूनिट एंड यू सैक्रिफाइस्ड अनदर 1,500, दैट्स एमओसी। फॉर अनदर यूनिट यू सैक्रिफाइस 2,000 यूनिट, दैट एमओसी। This is actually the slope. How do you calculate this? Delta y by delta x, where x is increasing by one unit. So delta y is actually your slope, and slope's name is MOC. MOC or MRT, whatever you feel like. ये लिखा है यहाँ पे डेल्टा y by डेल्टा x। फिर से वो MOC की बात कर रखी है, वो कोई बात नहीं। ये सिंपल डायग्राम है, ये वही वही डायग्राम है, वापस से मार्जिनल ये पीपीसी कर्व को पूरा एक्सप्लेन किया उन्होंने। हाँ, बस वही वही चीज को बस आप एक बार पहले वाला अच्छे से पढ़ लोगे तो बाद वाला यू योरसेल्फ विल गेट टू नो कि वो रेपिटेड ही है। अब देख ही सकते हो, एक ही एक चीज बार बार डायग्राम बनाया है। एक बार ब्रेड बटर लिख दो या फिर आप कुछ भी लिखो, वो बात अलग है। ऑल्सो पीपीसी के अंदर इट्स नॉट नेसेसरी कि जो दो गुड्स हों वो सब्सटीट्यूट गुड्स हों, वो चलता है। लेकिन जो हमने वो किया था चैप्टर नंबर 3 यूटिलिटी वाला, दैट्स इंपॉर्टेंट। नहीं, यूटिलिटी में नहीं, चैप्टर 4 में इंडिफरेंस कर्व में जो दो गुड्स लेने हैं वो सब्सटीट्यूट ही लेने हैं। फॉर बीइंग अ सेफर साइड कभी भी लिखो तो सब्सटीट्यूट ही लिख देना, और उससे भी ज्यादा सेफर साइड गुड एक्स और गुड वाई लिख दो, नाम लिखो ही मत ये ब्रेड बटर वगैरह। चैप्टर खत्म। चैप्टर 3 आपने अटेंड किया ही है, मुझे ध्यान भी था कि आपने किया है, बट आई थॉट कि मेरी मिस्टेक होगी शायद। तो ये अपना कोर्स हो गया, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ हाँ, काफी टाइम से बीएसटी नहीं करवाया हमने, बीएसटी के 2 चैप्टर्स हुए हैं, थर्ड स्टार्ट करना है मुझे। तो इको का एक बार ये चैप्टर 4 फिनिश हो जाए फिर कुछ दिन बीएसटी करवाऊंगी। आप बीएसटी अब बीएसटी भी कर लो ना, तो बार बार आपको ऐसे बताना नहीं पड़ेगा कि कौन सी क्लास है कौन सी नहीं, दोनों कर लो। कुछ तो नया सीखोगे ही। देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि बीएसटी आपको आता है तो क्लास अटेंड। और क्या, सेम ही तो टाइम है। देखो 5 to 6 ही ऐसा ऑल्टरनेट ही जाते हैं अपन। एक चैप्टर इको कर लेते हैं, एक चैप्टर फिर बीएसटी कर लेते हैं, मैच होता रहता है। कभी बाय चांस ऐसा होता है कि कोर्स पीछे रह जाता है, जो मैं ट्राई करती हूँ कि कभी ना हो, बट कभी ऐसा होता है तो एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ती है, वरना तो कोई जरूरत नहीं पड़ती। गिव इट अ थॉट, आई वुड फील कि आपको वैसे भी प्रैक्टिकल नॉलेज में काफी इंटरेस्ट रहता ही है जनरली, तो बिजनेस स्टडीज तो इनफैक्ट सीखने का टाइम है। नॉट ओनली फॉर द एग्जाम व्यू पॉइंट, पर कुछ भी दो बातें भी अगर आपको नहीं सीखने मिले तो आपके लिए तो वर्थ है ना। और बुक का भी होता रहेगा, अलग से पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। और आपको मेजर बात ये कि बार बार ऐसा नहीं होगा कि आधे दिन किया फिर कुछ दिन छुट्टी हो गई फिर ज्वाइन करना। आपका एक फिक्स ही हो जाएगा शेड्यूल की 5 to 6 आना ही है। ठीक है। एंड फीस में तो मुझे नहीं लगता कोई आपको बहुत मेजर इशू आएगा। 8,000 आप एनीवेज देने वाले हो, अगर आप साल का 4,000 और दोगे तो आपके आई गेस आपका वर्थ है, थिंक इट ऑफ इट। बाकी कल अपन माइक्रो आगे करेंगे। मैं भी टाइमिंग का तो इशू कोई रहेगा ही नहीं बेटा, पूरे साल आपका यही टाइम रहेगा। हाँ, फिर एक्चुअली ग्रिप भी नहीं बैठेगी आपकी। आई वुड सजेस्ट कि दोनों ही कर लो तो बेटर है। ठीक है। अभी तो एक ही चीज़ सीखो। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो कल मिलते हैं क्लास में। बाय। एंड नमन, लिसन, टेस्ट पेपर बेटा फॉरवर्ड कर दूं, तो आप अगर लिख पाओ तो अपने हिसाब से लिख दो। पढ़ लिया? चैप्टर 3। ठीक है, तो आपका जब भी चैप्टर 3 प्रिपेयर हो जाए मुझे बोल देना, आज वाला टेस्ट पेपर फिर मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। ओके नमन, बाय।
देख लेते हैं, एक बार आज वाला टेस्ट चेक करके सबको मार्क्स पहुंचा दूं, फिर देख लेंगे कि कैसे रखना है। चैप्टर 4 का ही रख लेंगे फिर ऐसा होगा तो। ठीक है ना, चलो ठीक है, बाय।